ओके, थैंक यू। अब अगला कंसेप्ट है, इसके अंदर मैं चार्ज कैलकुलेट सिखाऊंगा करना। अब इसका चार्ज कैसे निकालेंगे, ध्यान दो बच्चा। FeCN6 4 माइनस था, -4, FeCN6 -4। अब इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मुझे, मतलब चार्ज, राइट, चार्ज नंबर। तो ये याद रख लेना, इसी को बोला जाता है बच्चा, जो Fe है ना, इसको प्राइमरी वैलेंस बोला जाता है। अल्मास बच्चा, अल्मास, हेलो हेलो, ओके। तो देखो FeCN6 4 माइनस, अब इसके ऊपर मेरे को लाना है चार्ज, मतलब इसका Fe का चार्ज कैलकुलेट कर, राइट। तो जो मेटल के ऊपर है ना, मेटल का चार्ज निकालना है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना, इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंस। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंस। ओके। और जो बाहर होता है आयंस, उसको बोलते हैं सेकेंडरी, सॉरी, जो अंदर होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंस। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंस। और जो बाहर होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंस, याद रखना। तो अंदर वाला सेकेंडरी वैलेंस और बाहर वाला पीवी, पाव पाव, वड़ा पाव बताया था मैंने अभी, राइट, वड़ा पाव सिस्टम। तो वड़ा जो होगा वो स्पेशल वड़ा होगा, तो SB कहलाता है। क्या कहलाता है? SB। और जो पाव होगा वो बाहर होगा, इसको बोलेंगे पीवी। तो जो बाहर चीजें होता है उसको प्राइमरी वैलेंस बोलते हैं, और जो अंदर होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंस। तो इस मेटल का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने वाला हूँ, बहुत इजी है बच्चा, ध्यान दो। ये Fe लिखूंगा मैं, प्लस लिख के यहाँ पे 6 × CN करूंगा, और ऊपर -4 चार्ज डाल दूंगा। अब Fe है, 6 × CN का चार्ज क्या होता है? -1, -4। Fe है -6 = -4, -4 है तो ये -6 इधर आ जाएगा, +6। चार्ज क्या मिलेगा? +2। अब बोलोगे सर CN का -1 कहाँ से आया? तो याद रख लो, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, साइनाइड होगा, नाइट्रो होगा, इन सब का चार्ज -1 होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रो का। बच्चा लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिख लिया? चलो अगला, ध्यान दो।
ओके, एस बी और पीबी किसे बोलते हैं? देखो, जो आयंस होता है ना बच्चा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा, उसको बोलते हैं पीबी, प्राइमरी वैलेंस। और जो अंदर लिगेंड मेटल के साथ अटैच होता है ना अंदर, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंस। तो जैसे कि वड़ा पाव हो गया, स्पेशल वड़ा पाव, तो पाव बाहर होगा और वड़ा अंदर होगा। देखो, तो ये क्या हो गया, एस बी हो गया। तो एस बी ये हो गया अंदर वाला, और पाव क्या हो गया, बाहर वाला। अब समझ में आया क्या? ऐसा होना। चलो अगला। अब तुम एक और एग्जांपल देता हूँ, उसका चार्ज निकाल के दिखाओगे। यही चार्ज बोले तो क्या है, सर ये इक्वल हो है गया है सर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट। टॉपिक हो चुका है। हेलो यस सर। अंकुश, क्या हुआ? सर ये टॉपिक हो चुका है। हो गया ये? यस सर। तो बड़ा जल्दी बोल दिए। हाँ, सर मैं अभी ज्वाइन हुआ। बच्चा बताओ मुझे, ये हो गया था? हाँ बच्चा अंकुश। यस सर ये भी हो गया। खैर कोई बात नहीं, चलो डबल रिवीजन हो गया। ये मैंने रीड करवाया था सब, यस सर ये पूरा पेज रीड कर रहा है। पूरा पेज हुआ है ना। चलो अगला। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगला केस, ये देखो बच्चा, वार्नर थ्योरी, जो प्राइमरी बैलेंस और सेकेंडरी बैलेंस है ना, ये वाला पॉइंट देखो, ये वार्नर थ्योरी है, राइट? जो चल रहा है ना कॉम्प्लेक्स, ये वार्नर की डिस्कवरी थी, इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। यहाँ पे डबल सॉल्ट है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास टारगेट होगा या डाइजेस्ट होगा तो उसके अंदर और भी प्यारा पॉइंट दिया होगा। जैसे कि डबल सॉल्ट है ना, ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है इनटू व्हाट, कंप्लीटली इनटू व्हाट, मतलब कंप्लीटली वाटर में डिसोसिएट होके या आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इसी तरह से इसके साथ एक एग्जांपल और, एक कार्नालाइट, फॉर्मूला याद रखना बच्चा, KCl MgCl2 और वाटर। और एक होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होगा, राइट? कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इन वाटर विद लिस्ट आर वन कॉम्प्लेक्स आयन। तो मतलब ये पूरी तरह से नहीं हो पाता है, राइट? तो यहाँ पे देखो लिखा है डबल सॉल्ट डिसोसिएट इन वाटर कंप्लीटली इनटू सिंपल आयंस। और यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स इन वाटर विथ एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब एक कॉम्प्लेक्स आयन खाली डिसोसिएट होगा, राइट? तो मतलब कंप्लीटली वर्ड यूज कर सकते हैं, नहीं होगा, नॉट अ कंप्लीटली, ओके, ओनली वन। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये डबल सॉल्ट है। अभी देखो तुमने प्रैक्टिकल में भी किया, राइट? डबल सॉल्ट, मोहर सॉल्ट यूज किया होगा, अगर प्रैक्टिकल हुआ होगा ऑनलाइन या जो भी है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, राइट? मोहर सॉल्ट। हाँ कि ना, नहीं सुना? अच्छा ठीक, सुना। अच्छा, प्रिपरेशंस में देखो ये यूज हुआ था, मतलब 12th में भी प्रैक्टिकल में है ये कंसेप्ट एक। तो इसको हीट किया जाता है और ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट है और वाटर है। फेरस सल्फेट FeSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2, और इसमें वाटर डालेंगे। तो यहाँ पे देखो डिसोसिएट हो गया, Fe अलग हो गया, NH4 अलग हो गया, SO4 अलग हो गया। तो ये क्या करता है, ये वाटर में तो डिसोसिएट हो जाता है, तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाता है। अब इसमें वर्ड दिया नहीं है, तो आइडेंटिटी लूज कर जाता है, और ये डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं होता है। तो ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, और ये अपनी आइडेंटिटी को लूज करके ये टेस्ट प्रेजेंट देता है। जैसे कि ये सॉल्ट है ना, आयंस है ना, NH4 SO4,
Fe+, Fe2+, इनका प्रेजेंट टेस्ट देता है। बट ये वाला रिटर्न हो जाता है, तो ये प्रेजेंट टेस्ट जैसे कि के हो गया, Fe हो गया, तो इनका टेस्ट प्रेजेंट नहीं देता है। ऐसा है यहाँ पे कहानी है। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश में देखे होगे तो वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे पॉइंट दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे, राइट, इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला, राइट। यहाँ पे ये कंपाउंड को मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बोल सकता हूँ, और ये कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन देके सामने वाले के साथ बॉन्डिंग करे। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, राइट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलेगा इस कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, काउंटर आयन, राइट, पूरी तरह से टोटली एक दूसरे से अलग है। तो इसलिए इनको डिस्टिंग्विश किया गया है, राइट। तो यहाँ पे बच्चा अगर इसको डिसोसिएट करेंगे तो के अलग हो जाएगा और FeCN6 माइनस अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन और ये बोलते हैं काउंटर आयन। तो ये सब कहानी है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो डबल सॉल्ट क्या होगा बच्चा, ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ये अपना आइडेंटिटी लूज करता है और प्रेजेंट टेस्ट देता है FeSO4NH4 का, राइट। और एग्जांपल के तौर पर डाल सकते हो फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, जिसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। और यहाँ पे लिखोगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, राइट। वन मॉलिक्यूल क्या होता है, डिसोसिएट। ये आइडेंटिटी अपना मतलब क्या करता है बच्चा, ये नहीं करता है, रिटर्न हो जाता है और टेस्ट प्रेजेंट यहाँ पे देता है। ओके, जैसे कि K+ है तो उसका टेस्ट प्रेजेंट देता है। इनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स बोले तो जैसा है, बट ये इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स जैसा ऐसा नहीं है कंपाउंड, राइट। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट तुम्हारे को डिस्टिंग्विश में मिलेंगे। अगला पॉइंट है बच्चा प्राइमरी पोस्टुलेट्स, इंपॉर्टेंट मार्क का बच्चा, ये डबल सॉल्ट और इंपॉर्टेंट मार्क ये है। तो लिखा है अनलाइक मेटल सॉल्ट द मेटल इन कॉम्प्लेक्स पोजेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। दो टाइप के वैलेंसीज होते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी बोले तो आयोनाइजेबल और सेकेंडरी बोले तो नॉन आयोनाइजेबल। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आयन होता है, आयन्स बाहर होता है, अभी किए ना हमने, जिसको बोलते हैं काउंटर आयन, ऐसा कुछ, राइट। और एक अंदर होगा तो वो आयोनाइजेबल नहीं होगा, आयन्स उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो पोस्टुलेट्स ये हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पुट फोर्थ बाय व्हाट, लाइक फोर्थ बाय व्हाट वार्नर के सामने ये सब प्रॉब्लम जो भी ये चीजें था पोस्टुलेट्स उसने ये प्रेजेंट किया। तो अनलाइक मेटल salts the metal a complex possess two types of valency, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। ionizable sphere consist of entities मतलब वही स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, and which satisfy the primary valency of the metal, and primary valency are generally satisfied by what, anions। तो प्राइमरी क्या होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, किससे, अनायन से। तो अब तुम सोचोगे कि ionizable sphere consist of entities which satisfy the primary valence of metal। तो प्राइमरी वैलेंस मतलब बाहर वाला लिगेंड, राइट, मतलब जो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयन है ना, उसी को बोला जाता है। सेकंड पॉइंट है बच्चा, the secondary coordination sphere consists of entities which satisfy the secondary valency are non ionized। तो जो प्राइमरी होता है वो प्राइमरी क्या होता है, satisfy होता है और वो आयोनाइजेबल होता है, उसमें आयंस होता है। और जो लास्ट थर्ड वाला है वो नॉन आयोनाइजेबल होता है, जिसे भी हमने देखा ना K4 FeCN6। तो K4 काउंटर आयन था, FeCN6 अंदर वाला था, राइट। secondary valencies for a metal ion fixed, the secondary valencies of a metal ion are secondary valencies for a metal ion are fixed and satisfied by either anions or neutral ligands। तो number of secondary valencies is equal to the what, coordination number। तो इतना बड़ा नहीं, शॉर्ट में पढ़ लेना। फोर्थ पॉइंट है सेकेंडरी वैलेंसीज हैव फिक्स्ड स्पेशियल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल आयन। जैसे कि फिक्स नंबर होता है, जैसे कि 6 लिगेंड आ सकता है, 4 आ सकता है, तो ऐसा सब कहानी होता है। प्लीज एक बार पढ़ लो ये जरा, मैं वापस से आता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चे।
स्टूडेंट रीड किया क्या सभी ने? ओके, ध्यान दो। सेकेंड, ionizable sphere consists of entities which satisfy the primary valencies of the metal. मतलब जैसे कि यहाँ पे मान लो ये मेटल है, अब मेटल के साथ लिगेंड अंदर अंदर लिगेंड कितने अटैच्ड हैं? 6, राइट। तो उपली यहाँ पे क्या होगा, कोई चार्ज होगा बच्चा, -4 जो भी है, मतलब राइट। आयन से क्या है, आयन्स। मान लो अगर ये लिगेंड यहाँ पे 4 ना 6 ना होके 4 हो जाए, तो यहाँ पे बाहर कुछ और भी आयन्स आ जाएंगे, लाइक दिस, ये हट जाएगा, ये आयन्स आ जाएगा। तो बच्चा इसमें दो चीजें चलेंगे, 3 टाइप के कंपाउंड मिलेंगे, एक अनायनिक मिलेगा कॉम्प्लेक्स, एक कटायनिक मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा। एक अनायनिक, एक कटायनिक और एक न्यूट्रल, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे एक अनायनिक, एक कटायनिक और एक न्यूट्रल। अब ये जो तुम्हारे सामने है, ये कॉम्प्लेक्स है कटायनिक। क्या है, कटायनिक। तो मतलब ये मेटल के साथ जितने भी लिगेंड, ऐसा नहीं कि तुम 5 ले जाओ, 7 ले जाओ, 8 ले जाओ, तो ऐसा लिगेंड नहीं अटैच होगा। अगर बाहर आयंस में है तो अंदर 4 आएंगे, तो इस तरह से बैलेंस होगा। तो इसमें भी बच्चा हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री है। हाइब्रिडाइजेशन में जैसे कि आगे चल के मैं दिखाऊंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, मेटल के साथ 4 लिगेंड जो अटैच रहेंगे ना, 4 लिगेंड, उसको बोलेंगे क्या, टेट्राहेड्रल। और या तो हो सकता है वो स्क्वायर प्लेनर हो जाए। तो टेट्राहेड्रल होगा तो उसकी ज्योमेट्री sp3 हो जाएगी, और स्क्वायर प्लेनर होगा तो dsp2 हो जाएगा। और अगर मान लो मेटल के साथ लिगेंड 6 अटैच्ड है, कितना, 6, तो याद रख लेना इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, जिसको बोला जाता है इसकी ज्योमेट्री, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 भी होता है और d2sp3 भी होता है। sp3d2 भी होता है और d2sp3 भी होता है। तो ये सब कहानी है बच्चा, मेटल के साथ जो लिगेंड 6 अगर टेस्ट हुआ तो इस तरह से सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि मेटल जो सेंट्रल मेटल है तो लिगेंड 8 ले जाओ, 10 ले जाओ, 7 ले जाओ। तो मिनिमम मिनिमम बोले तो 4 और 6 मैक्सिमम है। तो 4 लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स तुम्हारे को दिखेंगे टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, और 6 वाले दिखेंगे ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया बच्चा, हाँ कि ना? तो इस तरह से मेटल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये जो अंदर वाला है, अंदर वाला लिगेंड, ये तो ये सेकेंडरी वैलेंस है, और ये जो बाहर वाला आयंस है ये प्राइमरी वैलेंस है। इसको बोलते हैं पाओ, पीवी, और इसको बोलेंगे एसवी। अब क्लियर हुआ बच्चा? तो पोस्टुलेट सेकंड और थर्ड तीनों क्लियर हो गया हो, हाँ कि ना? यस। तो ये चीज होता है बच्चा, राइट। अभी आगे आगे कहानी बदलेगा बच्चा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यह हाइब्रिडाइजेशन सब सिखाऊंगा, क्या होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, क्या होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है ना? तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना, ताकि कवर अप करते जाए, राइट। तो ये चैप्टर खत्म होते ही हम बायोमोलिक्यूल्स चालू कर देंगे, ठीक है ना? ओके, तो ये चैप्टर खत्म होते ही बायोमोलिक्यूल्स, और उसके बाद एक खाली बचा ये पॉलीमर मेरे ख्याल से बचा होगा, ठीक है। तो खैर यहाँ पे देखो अगला, ये पोस्टुलेट्स पढ़ना बच्चा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम में आते हैं। बोलेगा राइट एनी 2 पोस्टुलेट्स ऑफ व्हाट वर्नर थ्योरी, राइट। क्योंकि इस बार है ना काफ़ी चीज़ें डिलीटेड है, इसमें से भी डिलीट किया हुआ है। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि जो चीज़ बोलता हूँ उसको अच्छे से टिक मार्क कर लो, उसको पढ़ लो, उसको पढ़ के रखना, एग्जाम में आएगा ही, ये गारंटी है, ठीक है। तो डबल शॉर्ट हो गया और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो गया। अगला, चलो अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब इसमें 2 टाइप होता है, कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप होते हैं, एक होमोलेप्टिक होता है और एक हेट्रो होता है। होमो यहाँ पे और हेट्रो मतलब यहाँ पे। होमो में सीओ के साथ अमोनिया लिगेंड जो है ना 6 होता है, और हेट्रो में यहाँ पे देखो, हेट्रो में क्या होगा, 2 लिगेंड अंदर दिख रहे हैं, देखो अमोनिया भी दिख रहा है और अंदर सीएल भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स को देखो, ये कॉम्प्लेक्स को देखो, पहला वाला और ये दूसरा वाला। पहले वाले में जो सीओ मेटल है उसके साथ पूरा का पूरा अमोनिया एक जैसा लिगेंड अटैच्ड है, और सेकेंड वाले में तुम देखोगे कि ये वाले कॉम्प्लेक्स में सीओ के साथ अमोनिया भी अटैच्ड है, और क्या अटैच्ड है, Cl2 भी अटैच्ड है, राइट, क्लोरीन भी है, हाँ कि ना? राइट। तो यहाँ पे यस अमोनिया भी अटैच्ड है और क्लोरीन भी अटैच्ड है, दो दो लिगेंड है और दोनों अलग अलग लिगेंड है। इसको देखो अभी कैसा, अभी मैं तुम्हारे को बोला ना कि प्राइमरी सेकेंडरी सेटिस्फाई होना जरूरी है,
तो देखो अंदर भी लिगेंड जब दो रखा, दो टाइप का, तो देखो एक अमोनिया का 4 लिगेंड रखा और एक क्या 2 Cl का लिगेंड रख दिया। यस, तो ऐसा रखा। तो बच्चा प्लीज होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक पढ़ के आओ। मतलब पढ़ लो, जरा पढ़ लो अच्छे से, अभी पढ़ लो। चलो यहाँ तक ये कहानी खत्म हुई बच्चा, सभी को समझ में आया व्हाट इज होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड अगर 2 टाइप के रहेंगे अंडर अटैच तो उसको बोलते हैं हेट्रो, और 1 टाइप के लिगेंड होगा तो उसको बोलेंगे होमो। चलो अगला है बच्चा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस। चलो अब है कहानी कटायनिक और अनायनिक की। मोहम्मद, ये लो, ए डैश बी और डैश सी। देखो मैं एक ट्रिक देता हूँ ताकि तुम्हारे को क्लियर रहे। ए डैश बी डैश सी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ए डैश बी डैश सी। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे ये बी है ना, बी को बीच में ही रहने देता हूँ। अगर मान लो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखा, ऐसा वाला ए डैश बी वाला, इसको बोलते हैं अनायनिक। अनायनिक। और अगर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखा बी और सी, सी से होता है कटायनिक। और एक खाली सिंपल बी रहेगा तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल। क्या बोलेंगे बच्चा? न्यूट्रल। ध्यान दो, लिखते जाओगे तो बेटर होगा। ये पहला था, ये दूसरा है और ये तीसरा है। फर्स्ट अनायनिक, सेकंड कटायनिक और तीसरा है न्यूट्रल।
ओके स्टूडेंट्स लिख लिया। अब देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ए डैश बी डैश सी में। अब यहाँ पे ए और बी वाले के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये देखो कैसे, एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये ए पे क्या आएगा, प्लस आएगा अगर इसको डिसोसिएट करूंगा, और इस बी वाले कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आएगा स्क्वायर ब्रैकेट पे, इसलिए अनायनिक कहलाएगा। और यहाँ पे बी पे देखो, ये बी पे पहले ही पॉजिटिव आ जाएगा इसको डिसोसिएट करूंगा तो, और सी पे क्या आएगा, नेगेटिव, तो इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, कटायनिक। ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं कटायनिक बोलूंगा। और ये वाले बी पे स्क्वायर ब्रैकेट पे ना तो चार्ज है नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, इसलिए ये न्यूट्रल है। अगर कभी इसके ऊपर नेगेटिव आया तो अनायनिक हो जाएगा, पॉजिटिव आया तो कटायनिक हो जाएगा, ये बात याद रखना। तो हमको अनायनिक और कटायनिक को आइडेंटिफाई करना है, तो सीधा सीधा इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज देखो, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, डिसोसिएट करने के बाद, डिसोसिएट करने के बाद ये लो। अब अगला कंसेप्ट इसी क्या है, इसी का मैं तुम्हारे को क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, जिंक अमोनिया है, यहाँ पे अमोनिया है, सर 3:30 को 11th के साथ लेक्चर है। ओके मैम ओके। स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, ये लिगेंड, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये अनायनिक है कि कटायनिक है कि न्यूट्रल है? चलो कुछ तो आंसर आया। ओके, मोहम्मद ने अनायनिक बताया है और अंकुश ने न्यूट्रल बताया है। ओके, मोहम्मद ने क्या बदला है, अनायनिक। ओके, और सेकंड वाला भी बोल दिए, क्या बात है। कटायनिक, क्या बात है, शाबाश बच्चा, वेरी गुड। मोहम्मद का आंसर बिल्कुल राइट है बच्चा, वेरी गुड बच्चा। देखो अगर इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करूंगा इसको, तो इस के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा अलग करने पे, तो पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है, तो नेगेटिव से मुझे पता चल रहा है इस कॉम्प्लेक्स पे क्या आया, अनायन, तो ये अनायनिक हो गया। और ये वाला कॉम्प्लेक्स देखो, देखो ना बच्चा कैसा दिया था, ए डैश बी था ना, तो ए डैश बी वाला फॉर्मेट बताया था शॉर्टकट ट्रिक, तो बी हमेशा बीच में स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा और उसके आगे कोई ए रहा तो हमेशा अनायनिक बन जाएगा, बात ही खत्म। और यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट दिया था, बी दिया था एक ट्रिक, उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में डाला और सी रखा, तो बी बीच में आ गया और बाजू वाला सी हो गया, तो ये बन गया कटायनिक। क्या बन गया, कटायनिक। तो देखो बच्चा, इसको अगर डिसोसिएट करोगे तो इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर क्या आएगा, सॉरी इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा पहले वाले पे और इस पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं कटायनिक। समझ में, क्या बोलेंगे बच्चा, कटायनिक। क्लियर है बच्चा, हाँ कि ना? और यहाँ पे देखो बी और सी वाला फॉर्मेट दिख रहा है, अब समझा है सभी को। तो आगे आईयू पैक में इस अनायनिक और कटायनिक का बहुत बड़ा रोल होगा, तो अगले लेक्चर में मैं ना आईयू पैक सिखाऊंगा इसका बच्चा। और मान लो ये Cl2 नहीं होता ना अंकुश, यहाँ पे देखो ऐसा बच्चा, ये देखो यहाँ पे ये वाले कंपाउंड को देखो, ये देखो, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ FeCN4। अगर मैं बोलूँ कि ये अनायनिक है, कटायनिक है कि न्यूट्रल है, तो तुम्हारा आंसर न्यूट्रल होगा, क्योंकि ना तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ए है ना तो बी है। समझ में आया, काउंटर आयन नहीं है, आयंस नहीं है, आयंस नहीं है, समझ में आया, इसलिए न्यूट्रल होता है। तो सभी को समझा कि नहीं समझा वो बताओ। तो बच्चा एक काम करो, टाइम तो हो गया है, चलो ये रीड कर सकते हो जल्दी से, 2 मिनट रीड कर लो।
कटायनिक कॉम्प्लेक्स और आनायनिक कॉम्प्लेक्स। जल्दी हाँ बच्चा। स्टूडेंट सभी को समझ में आया? What is anionic, what is cationic, what is neutral, right? And what is homolaptic, what is heterolaptic? हाँ कि ना? अगले लेक्चर में इसका IUPAC सिखाऊंगा और IUPAC के बाद इसके अंदर एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और आइसोमेरिज्म फटाफट खत्म हो जाएगा बच्चा, 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो बस आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू बच्चा लोग, बाय बाय एवरीवन। 17-18 हुआ है वो पता नहीं, वो अभी तो मेरे पास है नहीं, फिलहाल मेरे जो चैप्टर चल रहे वही कंप्लीट हो जाए। अगर मौका मिला तो जरूर अगर वो भी सिखाऊंगा, बट टाइम का प्रॉब्लम है बच्चा। ठीक है, ओके, देखते हैं जो भी है, चलिए ये तो खत्म हो। बाय बच्चा लोग।